नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 19। जी हाँ दोस्तों, ये जो 19 नंबर टेस्ट देख रहे हैं, ये टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि हम डिस्कशन कराने वाले हैं। और जो लोग टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, टेस्ट नंबर 20 जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट आपका 20 नंबर एक्टिव है, मिस मत कीजिएगा। इसके बाद आपका 20 जो है 21 जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर टेस्ट मिस मत कीजिए, जाकर के दे लीजिए। देखिए टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार चैनल पे विजिट किए होंगे या पहले बार देख रहे होंगे। तो दोस्त आपको बता देते हैं कि ये जो टेस्ट नॉन स्टॉप टेस्ट हो रही है, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए हो रही है। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है दोस्त, ये हम आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसे डिस्कस कराने हैं। उसी को डिस्कस कराने के बाद आपको हम लास्ट में बता देंगे कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं, इसलिए लास्ट तक के बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि इसमें ये स्टैटिक जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करा देते हैं। देखिए इसमें टेस्ट में होता क्या है कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के रहते हैं, और 20 क्वेश्चन जो आपको होते हैं वो जनरल साइंस के रहते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं आपको कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो आपकी सीबीटी एग्जाम होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये हमें जानना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, फटाफट बता देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों ने क्या किया है कि सही मारे हैं ऑप्शन, बहुत लोगों ने गलती कर दिया है। वैसे करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कि करेक्ट आंसर ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए कि ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वे पेशे से वकील थे, ठीक है। ये बॉम्बे जो हाई कोर्ट आप देख रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो बैरिस्टर के रूप में जो है प्रैक्टिस कर रहे थे मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है। वैसे ये चीजें जान लीजिए कि ये क्रांतिकारी जो मतलब क्रांतिकारी ना कहिए इनको, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्योंकि स्वतंत्रता भारत जो आजाद हुई थी उसमें भी इसने बढ़ चढ़ के क्या किया था कि पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो उसमें भी इनका क्या आता है कि नाम आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेस्ट में दिए गए थे। देख लीजिए, ये आपका 2nd नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें कि भारत में कहता है कि अंग्रेजी में कहता है, भारत में अंग्रेजी में कहता है, अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वो कौन था, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़े हैं कि वो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। ये 2nd नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बंगाल गजट ही था जो सबसे पहले भारत में क्या था कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि द हिंदू भी तो है, द हिंदू भी क्या था कि आपका जो है अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन द हिंदू जो है ये पूरे एशिया में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र था एक तरह से कहिए। ये चीजें जो दक्षिण भारत में ज्यादातर जो है खास करके ये द हिंदू जो है चला करता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे वो 1919 से लेकर के 1931 के बीच में जो है अंग्रेजी पत्र जो है एक और जो है प्रकाशित किए थे, जिसका नाम क्या था, यंग इंडिया था, ठीक है। तो वो यंग इंडिया लेकर के आए थे, तो ऐसे महात्मा गांधी भी लेकर के आए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन है। शब्द इसमें दिया है कि बुल और जो है बिग, बुल और बिग जो है किस गतिविधि से संबंधित है, ये हमें जानना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये चीजें बता देना है कि बुल और बिग जो है वो शब्द किससे जुड़े हुए हैं। देखिए आप तो अच्छी तरह से जानते होइएगा, बुल बियर का नाम सुने होइएगा। क्या होता है वो बुल बियर जो है, वर्ड जो यूज किया जाता है वो शेयर मार्केटिंग में यूज किया जाता है। तो ये भी क्या है कि बुल बिग जो है शेयर मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? शेयर मार्केटिंग से। ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बिग, ये जो बुल देख रहे हैं, तो बुल का मतलब क्या होता है कि जैसे शेयर मार्केटिंग ऊपर चढ़ता है तो ये बुल शब्द का क्या होता है कि इस्तेमाल किया जाता है। वही बियर होता है, तो बियर क्या होता है कि शेयर मार्केटिंग जब डाउन होता है तो उसमें बियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिग बुल जो है ये 2 जो है शेयर मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर इसी चीज को आप जान लीजिए कि ये बिग बुल दे देता रहा उल्टा करके, जैसे अभी बुल बिग है और बिग बुल दे देता है, तो आप किस चीज से संबंधित रखता है ये जान लीजिए। देखिए बिग बुल जो होता है, जो शेयर मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत दिग्गज होते हैं, मतलब कि बहुत माहिर कहिए उस चीज में होते हैं, उसके लिए जो है बिग बुल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा बैंक जो है किसानों को दीर्घकालीन जो है ऋण प्रदान करता है, ये हमें जाना है। मतलब कि लंबे समय तक के क्या करता है कि ऋण को देता है, कर्ज देता है, ये कौन सा बैंक देता है, ये हमें जाना है किसानों को। तो इन चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शनों में से बता देना है कि लंबे समय तक के जो है कौन है जो किसानों को लंबे समय तक के जो है ऋण प्रदान करता है। देखिए आपको बताते हैं कि ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है ना कि किसानों को लंबे समय तक के जो है ऋण प्रदान करता है खेती के लिए, कृषि करने के लिए, ठीक है। कृषि करने के साथ साथ आपको बताते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या करते हैं कि कृषि से जुड़े हुए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या करता है कि नाबार्ड जो है ये ऋण आपको प्रोवाइड कराते रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किस मुगल सम्राट ने क्या है कि तंबाकू के उपयोग का जो है प्रतिबंध लगा दिया था, ये हमें जाना है। तो किस मुगल सम्राट ने जो है तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया था? दोस्त आपका करेक्ट आंसर जो होगा जहांगीर, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले क्या किया था कि तंबाकू पे जो है रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि तंबाकू खाना मना है। उस समय ये चीजें लगा दिया गया था, ये तंबाकू का रोक जो लगा था वो उस समय ये प्रतिबंध लगा था कि अगर उसके समय में जहांगीर के शासनकाल में अगर कोई तंबाकू खाता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब सोचने वाली बात है ये चीजें है कि आखिर तंबाकू का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ था, कहां से आया था तंबाकू, कैसे लोग जो है तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। देखिए जब आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो है व्यापार का जो खोज किए थे कौन किए थे? पुर्तगाली लोग किए थे। वास्को डी गामा जैसे मान लीजिए आकर के क्या किए थे कि व्यापार करना शुरू कर दिए थे। उसी समय में ये चीजें कही कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले तंबाकू का ही यहाँ पे ला करके जो है शुरुआत किया था पुर्तगालियों ने। और सबसे पहले जो सेवन किए थे वो अकबर के दरबारी अकबर ने क्या किया था कि सबसे पहले जो है तंबाकू का सेवन किया था। तो अकबर डायरेक्ट थोड़ी ना जाकर के सेवन करिए थे, नहीं, 16वीं शताब्दी में अकबर ने क्या किया था कि तंबाकू का सेवन किया था। लेकिन उसे किसने सेवन करा दिया था? दोस्त उसी के एक दरबारी थे असद बेग करके। असद बेग ने ही सबसे पहले अकबर को क्या किया था कि तंबाकू का स्वाद चखा दिया था। अब स्वाद मतलब तंबाकू ऐसे डायरेक्ट नहीं खाया जाता था। उस समय जो तंबाकू खाते थे वो चीजें जान लीजिए कि कैसे हुक्का उक्का में जो है क्या किया जाता कि भर करके जो है तंबाकू का यूज किया जाता था। तो ये चीजें था। लेकिन उसके बाद जो है जहांगीर आया था 17वीं शताब्दी में, तो उसमें जो है पूरी तरह से जो है पैर पसार रखा था तंबाकू। हर एक आदमी जो है उस समय तंबाकू खाना शुरू कर दिया था, स्वाद लेना शुरू कर दिया था। तो जहांगीर ने आकर के क्या किया था कि उसे जो पूरी तरह से जो बैन कर दिया था, अनाउंस करवा दिया था कि अगर कोई तंबाकू अगर खाया तो उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब कारागार में डाल दिया जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वह मुगल सम्राट कौन था? वह मुगल सम्राट कौन था जो अचानक सीढ़ी पर से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी, ये हमें जाना है। देखिए वह मुगल सम्राट की अगर बात कर लेते तो वह मुगल सम्राट कौन था जो सीढ़ी पर से गिर करके उसकी पूरी तरह से मौत हो गई थी? दोस्त वो था हुमायूं। हुमायूं था जो सीढ़ी पर से गिर करके उसकी मौत हो गई थी। कौन थे? हुमायूं। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर। कैसे मौत हो गई थी थोड़ी सी जान लीजिए। हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि चलो ठीक है सीढ़ी पर से गिर करके उसकी क्या है मौत हो गई थी हुमायूं की। हुआ क्या था एक्चुअली में ये चीजें जान लीजिए। हुआ ये चीजें था कि हुमायूं जब था तो हुमायूं क्या था कि जब वो अजान हो रहा था तो उसकी अजान जो है कानों तक आई थी। तो उसमें जब अजान होता है तो उसमें होता क्या है कि जो लोग जहां पे होते हैं वहीं पे अजान को जो है नमाज शुरू कर देते हैं, अजान देना शुरू कर देते हैं। तब वहीं पे उसके रेस्पेक्ट में, उसकी इज्जत में अजान की वही सीढ़ी पर बैठ करके कोशिश किया कि चलो हम यहीं पे बैठ करके क्या करता है कि अल्लाह को इबादत करते हैं, अजान देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके क्या हुआ कि अनबैलेंस हो गए थे शरीर, जिसके वजह से सीढ़ी पर से स्लिप कर गए थे और वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उसके पीछे जो क्या हुआ था कि चोट लग गया था और वो उसी के कारण से क्या हुआ था कि डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि बाबर का मकबरा कहां है, ये हमें जानना है। देखिए बाबर का मकबरा है कहां? दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुतों लोगों ने इसमें गलती मार दिया है कि आगरा में है। दोस्त आगरा में था लेकिन बहुत पहले था, लेकिन आगरा से उसको जो है उठा करके स्थापित कर दिया गया था कहां? काबुल में कर दिया गया था। तो ये थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि काबुल में है। कहां पे बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में स्थित है, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर काबुल में गया कैसे। पहले तो ये जान लीजिए कि मृत्यु कैसे हुई। तो बाबर की मृत्यु ऐसे माना जाता है कि बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ था कि 1530 ईस्वी के आसपास में, 1530 में ही कहिए कि ज्यादा जो है शराब पीने की वजह से वो क्या हो गए थे कि उसकी मृत्यु हो गई थी ज्यादा शराब पीने की वजह से। तो उसको क्या हुआ था कि उसके
विरुद्ध जो है आगरा में उसको दफना दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो शेरशाह सूरी साहब आए थे, शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि आगरा से उनके कब्र को खुदवा करके उसको अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल, वहां पे उसकी जो है डेड बॉडी को दफना दिया गया था। तो अभी उसका जो है जान लीजिए ये चीजें कि बाबर का जो है मकबरा वो कहां है, काबुल में है। ठीक है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि यदि मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि सूरज, अगर सूरज मान लीजिए कि आकाश में उपस्थित न हो या आकाश में न हो सूरज, तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो मान लीजिए सिंपल सी बातें हैं ना कि रात में तो सूरज होता नहीं है, तब आप जानते हैं ना कैसा रंग होता है, ब्लैक कलर का सब कुछ दिखता है। तो वो भी आपको क्या दिखेगा दोस्त, ब्लैक कलर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, ब्लैक कलर के दिखाएगा, क्योंकि उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। जब प्रकीर्णन हो नहीं होगा तो हमें सब कुछ क्या होगा कि ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि हमारे आंखों तक जो है प्रकाश कोई भी चीज आएगी नहीं। किसी भी चीज को ऐसे देखने के लिए हमें क्या होता है कि प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इतना तो हम लोग जानते ही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये लाख दे दिया कि लाख जो है कि वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, ये हमें जानना है। देखिए लाख जो होता है ना दोस्त, वो एक कीट होता है। ठीक है, कीट के द्वारा क्या होता है कि लाख जो है स्त्रावित होता है, जिसको केरिया लैक कहते हैं या केर कहते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसी केरिया लैक के द्वारा क्या होता है ना कि लाख उत्पन्न होता है। वो होता क्या है कि ये जो होता है ये कीट, ये हवा में क्या करता है कि लाख को छोड़ता है। हवा में लाख के छोड़ने से वो क्या होता है कि थोड़ा सा जो है कठोर बन जाता है, जिसकी वजह से वो लाख का जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, लाख का जो है इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो जिससे मान लीजिए कि लहठी उठी होता है ना बनाने में, या खिलौने होते हैं बनाने में, वो सभी में क्या होता है कि लाख का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि ज्वालामुखी चट्टानों से, कहता है कि ज्वालामुखी चट्टानों से प्राप्त जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस के साथ उगाने में कहता है कि उपयुक्त होती है। क्या चीज उसमें उपयुक्त हो सकती है, मतलब समझिए ना, जैसे कि ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद वहां की मिट्टी जो होती है वो काली पड़ जाती है। ठीक है, तो काली पड़ जाती है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हम लोग देखिए पढ़े हुए हैं ये चीजें कि काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उपज के लिए काफी बेहतर मानी जाती है, तो ये कपास के उपज के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हमने आपको क्या बता दिया कि काली मिट्टी जो होती है वो कपास की उपज के लिए क्या होती है कि बहुत बेटर मानी जाती है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि कपास की मिट्टी में आखिर होता क्या है। देखिए कपास की मिट्टी में पानी के स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, वो पानी को ज्यादा स्टोर कर सकती है, जिसकी वजह से कपास की खेती क्या होती है कि अच्छी होती है। अब ये चीजें जान लीजिए कि काली मिट्टी में अगर पानी सूख जाता है ना, तो धरती जो देखते हुएगा उसमें क्या होता है कि दरार फट जाता है, तो वो जल्दी सूख भी जाता है पानी, या उसमें पानी स्टोर भी ज्यादा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ कपास के लिए ही नहीं होती है, तंबाकू हो गया, खट्टे फल होते हैं, ये सभी के लिए क्या होते हैं ना कि काली मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दो राज्यों में किससे संबंधित रखता है, ये हमें जाना है। देखिए दामोदर घाटी नदी परियोजना कौन से दो राज्यों में है दोस्त, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में। देखिए ये नदी परियोजना जो बनाई गई थी किस लिए बनाई गई थी, ये बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई थी और सिंचाई के लिए बनाई गई थी, ये चीज जान लीजिए। यहां पे अभी भी जान लीजिए कि 12,000 मेगावाट जो है बिजली यहां से उत्पादन किया जाता है, और काफी हेक्टेयर में, मतलब मान के चलिए ना कि 1 लाख से ज्यादा जो है हेक्टेयर में, 1 लाख नहीं 8 लाख के आसपास में है। 8 लाख हेक्टेयर में क्या होता है कि यहां से जल जो है वो सिंचाई के लिए दी जाती है, अच्छी उपज भी होती है इसके। ठीक है, तो ये सब के लिए नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि भारत में प्रवेश करने वाला कहता कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये जानना है। मतलब कि भारत में पहला मुस्लिम कौन था जिसने आक्रमण किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए अगर वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, ये ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, यही थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि भारत का महान रेशम मार्ग जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये जानना है। रेशम मार्ग आपको पता ही है, तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था,
कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कनिष्क के द्वारा जो है रेशम मार्ग की शुरुआत की गई थी। जो इसकी शुरुआत कब की गई थी? मान लीजिए 138 ईसा पूर्व के आसपास में रेशम मार्ग की शुरुआत की गई थी। जो एशिया देख रहे हैं आप, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, इस सब के बीच जो है संबंध स्थापित कर रहे थे रेशम मार्ग के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी? ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उस समय जो है एक पत्रिका जो है क्या हुआ था कि प्रकाशित किया गया था। कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया था? थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था कि ये प्रकाशित किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जब थे। अब क्यों प्रकाशित किए थे थोड़ा सा ये जान लीजिए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा ना तो अभी भी काले काले लोग जो है आपको दिखेंगे। तो उस समय क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे में भेद किया जाता था, मतलब अंतर समझा जाता था। जो गोरे लोग हैं उसे जो अलग सम्मान दिया जाता था, जो काले लोग होते थे उनको अलग सम्मान दिया जाता था। ठीक है, तो आप पढ़े होइएगा ये चीजें। तो उसी के लिए जो है ये इंडियन ओपिनियन जो है किया गया था, पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था, जिसकी ये चीजें मान लीजिए कि बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ा था उस दक्षिण अफ्रीका पे। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि बैंक के खाता खोलते समय, जब मान लीजिए कि आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो केवाईसी की जरूरत पड़ती है। तो केवाईसी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूरत नहीं पड़ती है केवाईसी में? हमें यह जानना है। ठीक है, आप बैंक का खाता खोलिए, उस समय आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगा। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा पहले देख लीजिए। पहला नंबर तो आपको कहता है कि इसमें पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल पहचान पत्र के बिना आपका केवाईसी नहीं होगा। ठीक है, केवाईसी के जरूर करने के लिए आपको पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है, तो ये तो जरूरी ही है। दूसरे नंबर दे दिया आपको क्या कि पते प्रमाण पत्र, मतलब कि एक आपका क्या होना चाहिए कि आवासीय प्रमाण पत्र या कहिए कि एड्रेस जिसपे होना चाहिए वो प्रूफ होना चाहिए। तो ये भी क्या है कि आपका केवाईसी के लिए जरूरी होता ही है। तीसरा नंबर ये चीज जान लीजिए कि हाल में खींचा हुआ फोटो, तो फोटो आपको जरूरत होता है केवाईसी में। बैंक के बिना फोटो का केवाईसी आपको नहीं होगा। किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ये फोर्थ नंबर, जातीय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जातीय प्रमाण पत्र है ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है केवाईसी में। ठीक है, बिना जातीय प्रमाण पत्र का भी आपका क्या होता है कि केवाईसी हो जाता है। तो केवाईसी में जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया है कि कौन सी कंपनी जो है मुफ्त में इंटरनेट एक्सेस साइट करवाती है? ये हमें जानना है। मतलब इंटरनेट एक्सेस लेकर के आई थी, ये हमें जानना है। इंटरनेट ऑर्ग दे दिया ना, .org। ये देखिए, ये आपको बताते हैं कि फेसबुक क्या है? फेसबुक है, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। फेसबुक कंपनी है जो फ्री में इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए एक साइट लेकर के आई है, जो facebook.internet.org करके डालिएगा आप गूगल पे, तो क्या होगा कि फ्री में इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि फ्री में इंटरनेट एक्सेस हो गया है तो आप उस पर जाकर के मूवी देख लीजिए या किसी चीज को डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा उसमें एक्सेस नहीं देता। हाँ ठीक है, पेज ओपन होगा आपका, बट वहां से डाउनलोड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये पोंग बांध जो है, पोंग डैम जो है वो किस नदी पे बनी हुई है? ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए पोंग बांध जो है, पोंग डैम जो है, ये किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। किस पे? ब्यास नदी पे। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ब्यास नदी पे है। ब्यास नदी ये जान लीजिए कि ब्यास नदी पे है कहां पे? तो हिमाचल प्रदेश, सुने होइएगा नाम। हिमाचल प्रदेश के क्या है ना कि कांगड़ जिले है, उसी में ब्यास नदी पर यह पोंग बांध बनाया गया है। किस लिए बनाई गई थी? ये पोंग बांध इसलिए बनाई गई थी ताकि वहां पे क्या हो कि बिजली उत्पन्न किया जा सके और वहां पे क्या हो कि सिंचाई की जा सके, इसलिए बनाई गई थी। ये एक तरह से कहिए कि भारत के मिट्टी से बना हुआ बांध जो है सबसे ऊंचे बांधों में से एक आता है, मिट्टी से बने हुए बांधों से। ठीक है, इसका निर्माण जो है 1975 ईस्वी में कराई गई थी। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि दुरंड रेखा 1947 ईस्वी से पहले क्या था कि सीमांकन करती थी, तो वो किसके बीच करती थी? ये हमें जानना है। देखिए, डुरंड रेखा जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय की बातें कर रहा है ये। तो जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ उस समय डुरंड रेखा जो है किसके और किसके बीच थी? तो उस समय पाकिस्तान जो था वो अपने क्या था कि इंडिया में ही था, भारत में ही था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान भारत सब इंडिया में ही था। उस समय जो है ब्रिटिश भारत कहा जा सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत जो है एक तरह से कहिए वो किसके किसके बीच का रेखा था? ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये दोनों के बीच जो है ये डुरंड रेखा उस समय सीमांकन की गई थी। ठीक है, इसकी लंबाई जो थी उस समय जो है 106 किलोमीटर के आसपास में थी।
ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखना है। वैसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये आंसर सही होगा, सेकेंड नंबर अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज दे दिया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये हमें जानना है। देखिए अगर सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है। कौन आता है? एशिया। ये आपका सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। एशिया जो है वो सबसे बड़े महाद्वीप में काउंट आता है। सबसे बड़े महाद्वीप की बात तो छोड़िए, इसकी अगर जनसंख्या की अगर बात कर लेते हैं तो जनसंख्या में भी एशिया जो है वो सबसे बड़े महाद्वीप में काउंट आता है। जितना आप धरती देख रहे हैं ना, पृथ्वी जिसपे लोग निवास करते हैं, उसका 30% जान लीजिए कि खुद अकेले जो है वो एशिया है। 30%। अब एक चीज जान लीजिए कि इस महाद्वीप का जो तट रेखा है वो 62,800 किलोमीटर के आसपास में लंबी है। तो सोचिए कि कितना बड़ा है। और इसी एशिया महाद्वीप में जो है बड़े बड़े कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन है? जैसे कि अपना भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये सब बड़े बड़े कंट्री इसमें आते हैं। ठीक है, और इस एशिया में सबसे बड़ा देश जो है रूस शामिल है, चीन दूसरे नंबर पे आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके स्टैटिक जीके के। ठीक है, बाकी जीएस के क्वेश्चन हो गए, तो जीएस के क्वेश्चन को हम अगले दिन आपको डिस्कस करा देंगे क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा कम है। चलिए आपको ये चीजें बता देते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर आपको हम बता देते हैं कि आप टेस्ट कहां से लगा सकते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फॉर्म तो अप्लाई कर ही रखे हैं, एग्जाम होने वाला है और एग्जाम दीजिए, जल्दी से नौकरी लीजिए। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि आप किस एप्लीकेशन से टेस्ट दे सकते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से क्या है कि एप्लीकेशन है, ये गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये सर्च कीजिएगा, इसी पे क्या होगा कि आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसी पे क्या होता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्या कराई जाती है कि टेस्ट कराई जाती है। ठीक है, और यहीं पे आपको डिस्कशन मिलेगा। बाकी जो पढ़ा दिए हैं आपको अभी, उस सबका अगर पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आराम से जो है टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जाकर के टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर अगले दिन हम क्या करेंगे कि जो टेस्ट दे रखे हैं उसका डिस्कशन कराएंगे। अभी फिलहाल में हमें क्या कीजिए दोस्त, इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो अगले सेट में। तब तक जय हिंद दोस्तों। मां चिकने।